हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके बताइए क्या हाल चाल हैं। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यू था, दूर हो चुका है। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय की हम बात करें तो पिछली क्लास में आप सभी लोगों को हम 2023 का सेट नंबर 1 जो है सॉल्व कराना शुरू किए हैं। और आपकी कमेंट भी है कि सर कितने सेट सॉल्व कराएंगे, तो मैं आपको बता दूं मैं 7 सेट आपको सॉल्व कराने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप सभी का हम समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा भरोसा रखिए। और यहाँ पर 2023 के सेट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। मतलब खंड आ, बा और सा पिछले लेक्चर में मैंने कंप्लीट करा दिया है। और आज हम खंड दा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं उन्हें आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो आने ही नहीं है तो उन पर समय लॉस करने से कोई मतलब नहीं है। भाई सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें। जो विद्यार्थी क्लास से जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, आप सभी लोगों के लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि आप सभी लोग क्लास को कितना लाइक कर रहे हो, कितना पसंद कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद ही हमारी उत्सुकता बढ़ती है आप सभी को पढ़ाने की। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। खंड दा को स्टार्ट करते हैं और इसमें ये प्रश्न संख्या 4 होगी। इसका का पार्ट है। तो का पार्ट में प्रश्न कहा गया है कि परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है नाभिक का वर्गीकरण। नाभिक के वर्गीकरण में आप सभी लोगों ने क्या क्या सीखा? समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। इन तीनों की आपको क्या करना है? परिभाषा देनी है। प्रश्न में कहा गया है कि परिभाषित कीजिए और वर्गीकरण कीजिए। तो आप सभी लोगों को क्या करना है? इन तीनों की परिभाषा देना है और साथ ही में एग्जाम्पल। एक परिभाषा या एग्जाम्पल सहित अगर आप देते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि टोटल ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर का है। तो मैंने आप सभी लोगों के समक्ष इसका सलूशन पहले से यहाँ पर कर दिया है कि आपको मतलब जो है कोई दिक्कत ना हो। आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है नाभिक का वर्गीकरण। नाभिक को निम्नलिखित 3 भागों में भैया बांटा गया है। पहला है समस्थानिक, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। याद रखिएगा, समस्थानिक अर्थात ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार क्या होता है भाई? भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न हो, ये तत्व कहलाते हैं समस्थानिक। क्या कहलाते हैं भाई? समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3। ये एग्जाम्पल तो बहुत पॉपुलर है, सभी को याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने आप सभी के समक्ष लिख दिया है। 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। देखोगे तो इन दोनों तत्वों के जो परमाणु क्रमांक है, ये संख्या क्या होती है भाई? परमाणु क्रमांक है। ये आप देख पा रहे हो दोनों तत्वों में समान है, जबकि जो परमाणु भार है ऊपर जिसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं वो अलग अलग है। इसकी 235 और उसकी 238 है। इसलिए ये दोनों तत्व क्या होंगे भाई? एक दूसरे के समस्थानिक होंगे। समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भैया भिन्न होता है। इसके बाद वर्गीकरण के अंतर्गत हम जानेंगे समभारिक। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। समभारिक की अगर बात करें तो आप सभी को ऐसे ही याद होना चाहिए। समभारिक मतलब परमाणु भार समान होना चाहिए। तो अगर परमाणु भार समान हो जाएगा तो भिन्न क्या होगा भाई? परमाणु क्रमांक होगा। तो हम कहेंगे ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो, ठीक है, परंतु परमाणु क्रमांक क्या हो भाई? अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो। ठीक, तो वे तत्व क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी आप सभी को के समक्ष हमने लिख दिया है। आर्गन कैल्शियम का, ठीक है, आर्गन 18 और 40। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 18 होता है भैया परमाणु क्रमांक। उसके बाद यहाँ पर कैल्शियम 20 इसका परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार 40 है। इन दोनों तत्वों को अगर देखोगे तो इनमें जो उपस्थित परमाणु भार है जिसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, वो दोनों में क्या भाई? बराबर देखने को मिल रही। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे भाई? समभारिक कहलाएंगे। समभारिक ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु भार क्या होता है भाई? समान होते हैं और परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई? भिन्न भिन्न होते हैं। और समस्थानिक में इसका उल्टा। फिर आगे अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल और भी मैंने आप सभी के समक्ष लिख दिया है कार्बन और नाइट्रोजन का, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। आगे नाभिक के वर्गीकरण में हमें पढ़ना है समन्यूट्रॉनिक। नाम से ही पता चल रहा है ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वे क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिथियम बेरियम का लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सोडियम और मैग्नीशियम का लिख दिया है। आपको मैं बता दूं कि सम न्यूट्रॉनिक जो है पहचानना बहुत आसान है। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है? देखिए, जो ऊपर परमाणु भार है और जो नीचे परमाणु क्रमांक है, इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। फिर जो दूसरा तत्व है इसके परमाणु भार और
परमाणु क्रमांक का अंतर ज्ञात कर लीजिए। दोनों का अंतर सेम आना चाहिए, क्योंकि जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक होता है, अर्थात द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो ये है प्रोटॉनों की संख्या, ये है द्रव्यमान संख्या। 7 से 3 को घटाएंगे 4 आएगा। इसमें देखिए 8 से 4 को घटाएंगे 4 आएगा, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो दोनों तत्वों के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, अतः ये क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल 11Na23 मतलब सोडियम का लिया है और मैग्नीशियम का। 23 और 11 का आप अंतर निकाल के देख लीजिए। 23 से आप 11 घटाओगे 12 आ जाएगा, अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आगे अगर यहाँ पर हम बात करें तो 12 और 24 का अंतर निकालोगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 12। तो दोनों तत्वों के नाभिक में जो अंतर आ रहा है, अंतर का मतलब जो न्यूट्रॉनों की संख्या आ रही है वो 12 आ रही है, यानी बराबर आ रही है, अतः ये तत्व क्या होंगे, सम न्यूट्रॉनिक होंगे। तो इस तरीके से नाभिक के वर्गीकरण को आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा और अच्छे तरीके से अभी के अभी याद भी कर लिया होगा आगे। लेकिन अभी इसमें एक बात और पूछी जा रही है, ठीक है, और क्या पूछी जा रही है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि परिभाषित कीजिए, बस ठीक हो गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं पूछा जा रहा है, ये आपका हो गया। आगे बात करें तो नॉर गेट क्या है, तो नॉर देखिए लॉजिक गेट में कुछ भी आपका नहीं बचा हुआ है। सिलेबस में पहले एक लॉजिक गेट चैप्टर होता था, वो अब आपका नहीं बचा हुआ है। तो ये नॉर गेट वगैरह वगैरह, सत्यता सारणी वगैरह वगैरह आपको भूलना है, ये कुछ नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कराएंगे और आगे बढ़ेंगे बिना समय को लॉस किए हुए गा पार्ट की ओर भाई, ठीक है। ये सभी लोगों को वैसे भी आता रहा होगा, इसमें मुझे पता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। चलिए समय को बिना लॉस किए हुए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा चौथे का गा पार्ट। ये एक न्यूमेरिकल है जो कि अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का यानी प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का है। और देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो है न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है। एक प्रश्न अक्सर इसमें से पूछा ही जाता है, ठीक है, और बहुत आसान प्रश्न आता है। अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर की 1 शॉट क्लास दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे यहाँ पर देखें तो दिया गया किसी परिपथ में, गा पाठ है चौथे का, किसी परिपथ में धारा और उल्टता के समीकरण दिए। धारा का समीकरण दिया गया है I बराबर 3.5 साइन, ठीक है, और लिखा है 628t प्लस कितना है आपका π/6, ठीक, ये समीकरण दिया गया। धारा का समीकरण आप लोगों ने पढ़ा था। अगर इसकी हम तुलना करें, पहले यहाँ पर लिख देते हैं इसी वक्त, तुलना किससे कर दें, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 से, ठीक है। उसके बाद दूसरी समीकरण दी गई, तुलना हम कर देंगे, अगर कर देंगे तो करने पर हमको 2-3 चीज़ें पता चल जाएंगी। ओमेगा की वैल्यू 628 पता चल जाएगी, φ1 की वैल्यू पता चल जाएगी, I0 की वैल्यू पता चल जाएगी। जो निकालना होगा ऐसे ही सब निकल आएगा। अभी आगे देखिए दूसरी उल्टता का समीकरण दिया गया है, V बराबर आपको कितना दिया गया है 28 साइन 628t माइनस π/6, ये दिया गया है। इसकी तुलना क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी तुलना करेंगे। किससे करेंगे भाई, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और प्लस φ2 से, क्या भाई, करने पर इससे तुलना करेंगे तो देखिए हमें क्या क्या पता चलेगा। V0 की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी उल्टता का शिखर मान पता चल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू पता चल जाएगी, φ2 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस पर आपको गौर करना है। तो प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल निकालिए। धारा का वर्ग माध्य मूल कहलाता है IRMS, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, जो कि I0/√2 के बराबर होती है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है। I0 की वैल्यू तुलना करने पर कितनी आई, तो आप कहोगे 3.5 आई। √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। सभी विद्यार्थियों को पता है यहाँ तक। तो अब यहाँ पर आप भाग कर लीजिए। जब आप भाग करोगे तो लगभग 2.47 आएगा एम्पियर, ठीक है, भाग कर लीजिएगा। इतना यहाँ पर समय नहीं है, आप भाग कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें दूसरा क्या बोला जा रहा है, दूसरे नंबर में बोला जा रहा है कि आवर्तकाल निकालिए। क्या निकालना, आवर्तकाल यानी टी बराबर निकालना है आपको। तो आप सभी लोगों ने देखिए अच्छे तरीके से आवर्तकाल का देखिए ये पढ़ा है। आप सभी लोगों ने क्या पढ़ा है, ओमेगा बराबर, देखिए अगर ओमेगा की वैल्यू दी गई यहाँ पर कितने 628 और ओमेगा बराबर सूत्र पढ़ा है 2π/t। ये 2π/t कैसे होता है, देखिए होता है 2πf, लेकिन आवृत्ति आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती पाती होती है। तो आवृत्ति के स्थान पर 1/t लिख दिया गया बराबर 628। अगर आपको यहाँ से t की वैल्यू निकालना है तो t बराबर हो जाएगा 2π में कितना, t इधर चला जाएगा, 628 इधर आ जाएगा आपका। अब 2 रख दो, पाई का मान 3.14 हो जाएगा और बटे में 628 हो जाएगा। ये सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए 2 × 3.14 है, बटे में 628 है। ये दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याएं।
314 दूना 628 ही होता, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 100। 1 को 100 से भाग करोगे, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, जीरो बढ़ाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 100 एकम 100, ये 0.01। और समय निकाले हो तो समय का मात्रक क्या होता है भाई, सेकेंड। ये 0.01 सेकंड आपका आ जाएगा। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत आप होगी? जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जो विद्यार्थी भाई चैनल पर जुड़ रहे हैं, ठीक है, क्लास से जुड़ रहे हैं, वो क्लास को अंत तक देखें, क्लास को लाइक कर दें, दोस्तों को भाई शेयर कर दें, ठीक है। आगे देखिए तीसरे पार्ट में क्या बोला गया है। तीसरे पार्ट में ये बोला गया है धारा तथा उल्टता के बीच कलांतर। तो ये धारा का समीकरण, ये उल्टता का समीकरण है, तो कलांतर निकालना मतलब डेल फाई निकालना। डेल फाई बराबर आपका हो जाएगा φ1 माइनस φ2। डेल फाई की अगर बात करें तो φ1 की वैल्यू पहले समीकरण से हमको कितनी मिली है, तो आप कहोगे π/6 मिली है, माइनस लगाइए। φ2 की वैल्यू अगर दूसरी समीकरण से देखें तो माइनस का π/6 है, तो माइनस का π/6 रख देंगे। बाकी ये वाला माइनस सूत्र वाला है, डेल फाई बराबर π/6 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, ये हो जाएगा π/6। हल ले लेंगे, हर समान है तो एक हल ले लेंगे। पाई कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2π हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 3 6, यानी डेल फाई बराबर आ जाएगा π/3। तो कलांतर कितना हो जाएगा, धारा और उल्टता के बीच कलांतर आपका हो जाएगा π/3। उम्मीद है कि किसी विद्यार्थी को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया भैया 3 नंबर का क्वेश्चन है। जब आप 1 2 3 बातें पूछी गई, तीनों बातें करोगे तो सब मतलब एक एक पॉइंट में आपको एक एक नंबर मिलेगा। पहला पार्ट सॉल्व करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, दूसरा सॉल्व करोगे तो 2 नंबर, तीसरा सॉल्व करोगे 3 नंबर। ये ऐसे डिवाइड ही होता है प्रश्न में। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है घ पार्ट, ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। मैंने विद्युत चुम्बकीय तरंगें पढ़ाई भी है वहाँ पर, तो गामा किरणों के देखिए उपयोग भी पूछा जा सकता है। और रेडियो एक्टिविटी चैप्टर आपका थोड़ा बहुत है इस बार सिलेबस में। हमने देखा कई जगह जो है विद्यालयों में ऐसा सुनने में आया है, कई बच्चों ने कहा कि सर जो है रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ाया गया, सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर लीजिए जो न्यू वाली है, उसमें रेडियो एक्टिविटी और या कुछ मतलब भाग रेडियो एक्टिव का है। रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर है इसका कुछ भाग है, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण पूछे गए, तो हम बता देते हैं। देखिए जो गामा किरणें होती हैं इनकी वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। अल्फा और जो बीटा किरणें होती हैं, इन किरणों की अपेक्षा जो गामा किरणों की वेदन क्षमता होती है, यानी वेधने की जो क्षमता होती है, ध्यान से सुनिएगा, आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रहा है, ठीक है। जो वेदन क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, अर्थात ये अगर लोहे की 30 सेंटीमीटर की चादर है उसको भी ये भेद के निकल जाएंगी, इतनी इनकी वेदन क्षमता होती है। और जो ये गामा किरणें होती है ये प्रकाश की चाल से चलती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो जो गामा किरणें होती हैं ये क्या करती है भाई, ये जो होती है प्रकाश की चाल से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। और गामा किरणों का कौन सा गुण ले सकते हो, जो गामा किरणें होती हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करती हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी वेदन क्षमता ज़्यादा होती है। यह तीसरा इनका गुण हो गया प्रमुख। चौथा, गामा किरणें जो होती हैं एक्स किरणों की तरीके से ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा 7 विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो उसमें गामा भी तो है। और आप लोगों को मैंने एक ट्रिक भी बताई है, इस पर आधारित हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिक क्या है, ट्रिक आपकी थी गाये पद असुर। याद कर लीजिए, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है कॉपी पर नोट कर ले भैया, ठीक है। इस ट्रिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। गाये पद असुर, गा का मतलब होता है गामा की किरणें, ठीक है। ए का मतलब एक्स, पा का मतलब पराबैंगनी, दा का मतलब दृश्य, ठीक है। और आ का मतलब औरक्त, सू का मतलब सूक्ष्म, ठीक है। और यहाँ पर रा का मतलब रेडियो तरंगे, समझ पा रहे हो। और जो ये आपके पास क्रम लिखा हुआ है ना, इसको इसके नीचे लिख लीजिए, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम। ये कौन सा क्रम है भाई, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है भैया, बढ़ता क्रम है। आप सभी को पता है कि जो रेडियो तरंगे होती हैं इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। और पहले कौन सा पड़ गया भाई, गामा। तो मतलब गामा जो तरंगे होती हैं, किरणें होती हैं, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि ये क्रम जो लिखा है आपके समक्ष ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। इसमें 7 विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, औरक्त, सूक्ष्म और रेडियो। तो रेडियो की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और गामा की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है। प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि गामा और पराबैंगनी किरणों में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी। तो गामा यहाँ है, पराबैंगनी यहाँ है, तो आप ही सोचो गामा यहाँ है तो ये सबसे कम है, ये उससे ज़्यादा है, फिर ये इससे ज़्यादा है, अर्थात गामा और पराबैंगनी में जो पराबैंगनी किरणें होंगी उनकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। किसकी ज़्यादा होगी, पराबैंगनी की।
अनसॉल्व्ड के सोल्यूशन पर आप मत जाइएगा पीछे देख करके, ठीक है। मैंने आपको क्रम बता दिया। आप अपनी विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला चैप्टर का वन शॉट क्लास भी दिया है बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए, गलत सलत मत पढ़िए यहाँ पर। चलिए आगे, फिर ये हो गया। उम्मीद है कि आप सभी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम इधर से इधर चलोगे और इधर से इधर क्यों रहोगे तो आवृत्ति का आपका बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। या इसको ऐसे तीर बना दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आवृत्ति का घटता क्रम। तरंग दैर्ध्य का जो बढ़ता क्रम होगा, आवृत्ति का वो घटता क्रम होगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम बिना समय को लॉस किए हुए आगे बढ़ते हैं। गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण हो ही गए। अब अगला जो क्वेश्चन है इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन अंगा पाठ है भैया, ये आपका देखिए चुंबकत्व चैप्टर का है, नति कोड वाला है। ये भी इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसे भी आप सभी को नहीं पढ़ना। मैं चाहूँ तो यहाँ लगवा सकता हूँ, लेकिन बेफालतू का समय लॉस होगा। और बोर्ड एग्जाम के वक्त हम किसी भी प्रकार का समय आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। खंड द आपका पूरा सॉल्व होता है, अभी पूरा नहीं सॉल्व होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 ही खंड हैं, द और या। ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, तो 50 नंबर के प्रश्न होते हैं, तो थोड़ा समय लगता है भाई, बड़े प्रश्न होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल देखिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अनसॉल्व्ड हल कराने का मतलब ये कि हमको आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको बतानी है। जैसे 5 का पार्ट, क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। लेंसों के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की जो क्षमता है वो -2.5 डायोप्टर हो जाए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। तो बात करें अगर यहाँ पर, तो क्षमता आपको दी गई है, कितनी दी गई, -2.5 डायोप्टर। तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, 1 क्षमता। तो -1 क्षमता की वैल्यू 2.5 है भाई, है कि नहीं है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आपका बढ़ेगा, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 को क्या हो जाएगा, 100। तो ये 0.4 हो जाएगा। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, -0.4। और आगे यहाँ पर बात करें तो फोकस दूरी आपकी किस में हो जाएगी, देखिए 1/p रखा है, मतलब ये मीटर में आएगी। किस में आएगी भाई, मीटर। जब 100/p रखेंगे तो ये आपकी सेंटीमीटर में आएगी, लेकिन सेंटीमीटर में लाना नहीं। कांच का जो अपवर्तनांक दिया गया है 1.65 अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। समावतल लेंस की बात हुई तो इसके हम पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं, दूसरे पृष्ठ की। पहला पृष्ठ आपका एक्स अक्ष की धन दिशा में पड़ेगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या हम मान लेते हैं r, ठीक है। -r, क्योंकि एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ये एक्स अक्ष की धन दिशा है, ठीक है। ये ऋण दिशा है, गलती नहीं कीजिएगा। तो इधर की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, इधर की त्रिज्या +r हो जाएगी, क्योंकि एक्स अक्ष की धन दिशा में पड़ेगी ये दूरी, और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा में दूरी पड़ेगी, तो इसको हम -r मान लेते हैं। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि आपको बताना ये है कि पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए। तो त्रिज्याएं होंगी तो बराबर ही, लेकिन अब इधर है एक्स अक्ष की ऋण दिशा की दूरी है, तो इसलिए -r होगी और ये +r होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा है, 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2। देखिए 1/f की अगर बात करें, ठीक है, 1/f की अगर बात करें, फोकस दूरी की बात करें तो 0.4 है, बात तो वही पड़ेगी, ठीक है। क्षमता का मान दिया था तो इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, ये ना निकाले तब भी काम हो जाएगा, फालतू में इतनी मेहनत कर डाले, ठीक है। 1/f का मतलब है क्या होता है भैया, p होता है, तो p बराबर n-1 1/r1 -1/r2। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि 1/f है बराबर तो p होता है, और p का मान दिया गया है -2.5, n का मान 1.65 -1, n का मान 1.65, r1 का मान -r और r2 का मान आपका +r है, लेकिन सूत्र में माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो सॉल्व करने पर ये -2.5 है, 1.65 से 1 घटाएंगे तो 0.65 बचेगा, और इन दोनों में क्या करेंगे, एक r कॉमन ले लेंगे, -1 ऊपर आपका -2 हो जाएगा। r निकालना, r को इधर ले आएंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 0.65 × 2, और इस चीज़ को बटे में ले आएंगे। जो चीज़ निकालना है उसको इधर ले आएंगे और बाकी सब इधर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 5 से काटेंगे ये 13 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25, ये आपका आ जाएगा 13 बटे कितना भाई 25। किसका मान निकालना है, r का। भाग करके देख लो, पॉइंट लगाओगे 130 हो जाएगा, 25 पंचे 125, उसके बाद 2, ये 0.52 क्या आएगा, त्रिज्या वक्रता त्रिज्या निकालो, 0.52 मीटर आएगा, या इसको आप लिख सकते हो r बराबर 52 सेंटीमीटर। अर्थात पहले और दूसरे
पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी, गोली पृष्ठ है ना दो, इनकी जो वक्रता त्रिज्या होंगी -12 और +12 सेंटीमीटर होंगी। बताइए किसी को कोई दुविधा इस प्रश्न में? आप कहोगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आप वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। आगे देखिए 5वें का जो खा पार्ट है वो ट्रांजिस्टर का है, और ट्रांजिस्टर इस बार आपके सिलेबस में जी नहीं है। मानते हैं ये बात? ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग पार्ट को सॉल्व करते हैं। श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परपथ में अनुनाद की आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन। इस टॉपिक से संबंधित या तो न्यूमेरिकल पूछा जाता है या तो ये निगमन पूछा जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। L परिपथ, R परिपथ, C परिपथ, LC परिपथ, CR परिपथ है ना, LR परिपथ और LCR परिपथ, इतने प्रकार के परिपथ पढ़े हैं। और इसमें से कोई ना कोई परिपथ पर या तो न्यूमेरिकल आता है और या तो फिर व्यंजक निकालने के लिए आता है। अब इसमें अनुनाद आवृत्ति, अनुनाद की आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन करना है, ठीक है। अनुनाद की स्थिति क्या होती है? जब प्रेरकी प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे हम बात करें यहाँ पर LCR परिपथ की, किसकी बात करें? LCR परिपथ की। तो LCR परिपथ में आपको क्या करना, सबसे पहले फिगर बनाना आना चाहिए। L का मतलब प्रेरण कुंडली आपको जोड़ना है श्रेणी क्रम में, उसके बाद C का मतलब संधारित्र, उसके बाद R का मतलब प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए इसको एक प्रत्यावर्ती स्रोत से आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। प्रत्यावर्ती स्रोत से आपको कनेक्ट कर देना है जिसका मान V बराबर V0 sin ओमेगा t होगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती स्रोत की उल्टता हो जाएगी, ये L हो जाएगा, ये C हो जाएगा R। इस तरीके से ये बन गया LCR परिपथ। अब LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा तो निकालने के लिए बोला नहीं गया है, तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा हम डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। प्रतिबाधा क्या होती है? प्रतिबाधा को Z से लिखते हैं। Z बराबर आपका क्या होता है? R², फिर प्लस ये आपका होता है XL, और ये XL माइनस XC का भाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये व्यंजक होता है, और आपको मैं बता दूं ये हो जाएगा R² प्लस XL बराबर होता है ω_L माइनस XC किसके बराबर होता है? 1/ω_C। चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये ω_L और ω_C के पदों में आ गया, और ये भी प्रतिबाधा का ही बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें अनुनाद की स्थिति, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में क्या होता है कि जो XL का मान होता है वो XC के बराबर होता है। XL यहाँ पर क्या है? प्रेरण प्रतिघात। XC यहाँ पर क्या है? धारती प्रतिघात। अर्थात हम कह सकते हैं जब परिपथ में प्रेरण के कारण क्या हो, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो तो उसे प्रेरण प्रतिघात कहेंगे, और जब धारिता के कारण क्या हो भाई, बाधा उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? धारती प्रतिघात, ठीक है। तो यहाँ पर XL बराबर आपका क्या होता है? ω_L, XC बराबर क्या होता है? 1/ω_C। मानते हो ये बात? ओमेगा को हम इधर लेंगे, L को उधर भेज देंगे, तो ओमेगा का मल्टीप्लाई ω² और 1/ कितना हो जाएगा? LC। ओमेगा बराबर मैंने आपको पढ़ाया 2πf, होता है कि नहीं होता है? स्क्वायर लगा दिया, बराबर कितना हो जाएगा? 1/LC। अच्छा 2πf बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो 1/ कितना हो जाएगा? √LC। बताओ स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में जाता है तो अंडर लगता है कि नहीं? आप कहोगे जी बिल्कुल लगता है। एफ यहाँ पर क्या होती है? एफ यहाँ पर होती है अनुनादी आवृत्ति, इसी का मान निकालना है। तो हम एफ का मान निकालेंगे तो 2π भैया अगर गुणे में तो उधर कहाँ जाएगा? बटे में आ गया 2π, और ये हो जाएगा √LC। तो अनुनादी आवृत्ति के लिए देखिए व्यंजक निकालना कितना आसान था, थोड़ी सी मेहनत है, फालतू के 3 नंबर आपको देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बताइए कितना आसान है अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक निकालना। चलिए अब हम बिना समय को लॉस किए हुए आगे बढ़ेंगे और अगला जो क्वेश्चन है हमारा घ नंबर, बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। बोहर का परमाणु मॉडल क्या था भाई? बोहर के परमाणु मॉडल को हम आपको समझा देते हैं बेहतरीन तरीके से, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, है ना। बोहर का परमाणु मॉडल था क्या? क्योंकि थ्योरी है तो थ्योरी का अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो याद हो जाएगा। बोहर का परमाणु मॉडल कुछ और नहीं था, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां थी, उन कमियों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, अपने जो क्वांटम सिद्धांत नील बोहर का था, वो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन कमियों को उन्होंने दूर किया था। और उन्होंने क्या किया था? 3 परिकल्पनाएं दी थी। पहली परिकल्पना क्या दी थी? पहली परिकल्पना उनकी ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग जो होना चाहिए h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है, जो उनका कोणीय संवेग होना चाहिए। कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग आपका होता है mvr, इसको हम J से लिखते हैं। जो कोणीय संवेग होता है वो mvr होता है। तो उन्होंने कहा कि जो ये कोणीय संवेग होना चाहिए mvr, ये उस कक्षा, जिस भी कक्षा में घूम रहा है, जैसे मान लीजिए nv कक्षा में घूम रहा है, तो इसका h/ कितना होना चाहिए? 2π, इसका पूर्ण गुणज होना चाहिए।
समझ रहे हो। पहली परिकल्पना जो थी नील बोहर की, रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने पर इन्होंने क्या किया, 3 परिकल्पना दी। और पहली परिकल्पना इनकी ये थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका जो कोणीय संवेग होना चाहिए, जिसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं, और कोणीय संवेग बराबर होता है MeV/r। जो कोणीय संवेग होना चाहिए वो उस कक्षा के का h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। यहाँ पर n क्या होता है, इसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है, जिसका मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। दूसरी परिकल्पना, नील बोहर ने टोटल 3 परिकल्पना दी। दूसरी परिकल्पना उन्होंने क्या कहा, दूसरी परिकल्पना उन्होंने कहा कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। स्थायी कक्षाओं में घूमते समय जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उसमें जो है अभिकेंद्र त्वरण होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि जो परमाणु का स्थायित्व है वो बना रहता है, परमाणु के स्थायित्व में कोई दिक्कत नहीं होती। ये इनकी दूसरी परिकल्पना थी कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो अभिकेंद्र त्वरण होता है उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है। इस वजह से जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्थायी कक्षाओं में घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, और इस प्रकार जो है परमाणु का स्थायित्व तो बना रहता है। ये नील्स बोहर की क्या थी भाई, दूसरी परिकल्पना थी। और तीसरी परिकल्पना क्या थी, तीसरी परिकल्पना थी कि जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है, जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वह परमाणु क्या होता है, अपनी निश्चित कक्षा को छोड़ करके अपने से उच्च वाली कक्षा में क्या होता है भाई, प्रवेश कर जाता है, और वहाँ पर 10⁻8 सेकंड रुकने के पश्चात पुनः अपनी कक्षा में वापस आ जाता है। ये इनकी 10⁻8 सेकंड के लिए ठहरकर तुरंत अपनी निचली कक्षा में वापस लौट आता है, और लौटते समय ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है भाई, उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो ये नील्स बोहर की तीसरी परिकल्पना थी, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये तीनों परिकल्पनाएं याद होंगी, अच्छी तरीके से सुन भी लिया, आपकी स्क्रीन पर लिख कर भी आ गया है, अगर नहीं आती तो आप याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए इसी क्रम में हम बिना समय को लॉस किए हुए खंड द का अभी आगे भी क्वेश्चन 1 2 है उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पर तो बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि कौन से ऐसे न्यूमेरिकल है जो बार बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने प्रीवियस ईयर का पेपर है, 7 पेपर है, टोटल 7 सेट हैं। जब 7 सेट आप हल कर लेंगे ना तो ये समझ लीजिए फिर आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए भाई आगे देखते हैं खंड द का। खंड द का ये था घा पाठ। घा में अथवा भी लगा है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कितनी, मतलब ई का मान उन्होंने दे रखा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये घा पाठ है 5वें का। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। अभी मैंने आपको बताया कि जो नील्स बोहर थे उन्होंने बताया कि जो कोणीय संवेग होता है वो आपका NH/ कितना होता है भाई, 2π। अगर हमको NH/2π की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले n का मान पता होना चाहिए। तो हम सूत्र जानते हैं, E बराबर क्या होता है -13.6 अपान में क्या होता है भाई n²। जब हम n² इधर लेकर आएंगे तो E जाएगा उधर, तो हो जाएगा 13.6 बटे में E का मान आपको दिया गया है -13.6 बटे में E का मान कितना दिया गया, -3.4। माइनस से माइनस काटेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है। 34 को काटेंगे 4 बार चला जाएगा, n² बराबर आ गया 4। तो n का मान निकालेंगे, स्क्वायर उधर चला जाएगा, √4। √4 का मान कितना होता है 2, अर्थात जो मुख्य क्वांटम संख्या यानी n का जो मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। लेकिन हमको n का मान नहीं निकालना है, हमको चाहिए कोणीय संवेग j। तब यहाँ पर हम कोणीय संवेग j बराबर नील्स बोहर की जो परिकल्पना नंबर 2 है जिसमें उन्होंने बताया है कि कोणीय संवेग NH/ कितना होना चाहिए 2π। तो लिखेंगे n का मान 2। h क्या होता है, प्लांक की नियतांक सभी विद्यार्थियों को पता है, इसकी वैल्यू 6.6 गुणे 10⁻−34 जूल सेकेंड बटे में 2π। 2 इंटू में पाई का मान कितना होता है भाई 3.14। अब यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, इसे भाई सॉल्व कर लेना है अच्छे तरीके से। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पर ये देखिए आपका कितना आएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाओगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 3 दूनी 6 मतलब 660 है, ये 314 है, तो करीब ये 2.1 आएगा, और गुणे में 10 की घात कितना हो जाएगा -34। ठीक है, कोणीय संवेग कितना आएगा 2.1 गुणे 10 की घात -34। और मात्रक तो वही होगा, देखो इसका कोई मात्रक नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं, इसका जो मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा। तो बताइए प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, आपका होगा जूल सेकंड, क्योंकि भैया 2π कांस्टेंट वैल्यू n मुख्य क्वांटम संख्या का कोई मात्रक होता नहीं, तो जो मात्रक होगा किसका, प्लांक नियतांक का, वही मात्रक इसका होगा। तो मात्रक में कंफ्यूज नहीं होना कि मात्रक ना लिखो है ना गलती से। चलिए इस तरीके से घा पार्ट भी सॉल्व होता है। अब देखिए यहाँ पर जो अगला है आपका
अंगा पार्ट। ठीक है, अंगा पार्ट में कहा गया कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण के पदों में प्राप्त कीजिए। इस डेरिवेशन को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको 2 से 3 बार मैं सॉल्व करा चुका हूँ। देखिए, अपवर्तनांक का जब आप सूत्र प्राप्त करोगे तो आएगा sin a प्लस डेल एम, पहले सुनिएगा यहाँ पर डेल एम बाई 2, ठीक, और बट्टे में sin a बाई 2। आप सभी लोगों का यह व्यंजक आएगा। और इस व्यंजक को यदि आप निकालना नहीं चाहते हो तो इस क्लास का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ। अच्छे तरीके से आप इस डेरिवेशन को सीख लीजिए। हमने यहाँ बताया था कि लेंस जब पतला होगा तो इनकी जियाओं को छोड़ देंगे, और जियाओं को छोड़ देंगे तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। साइन ए से छोड़ दिया मान लीजिए तो एन इधर आ जाएगा, एन ए बराबर ए प्लस का डेल एम। ठीक, ए इधर आएगा, ए कॉमन ले लेंगे, n-1 बराबर डेल एम। तो पतले प्रिज्म के लिए ये वाला सूत्र आ गया था, जहाँ डेल एम क्या होता है अल्पतम विचलन कोण, n क्या होता है अपवर्तनांक। ठीक है, तो इस क्लास का लिंक मैं आपको क्या करता हूँ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। नहीं, क्लास वैसे भी ज़्यादा बड़ी चली जाती है तो आप बोर होने लगते हो, तो इस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, इस डेरिवेशन को आप कर डालिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। ठीक है, और सभी लोग तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में खंड या जो है आपको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि अभी सॉल्व कराएंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और आपको मैथ की क्लास भी देना है। ठीक है, तो चलिए भाई, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।